एपिसोड 51। मान, वेदाक्षी और शर्त। मान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, उस साइड लिफ्ट है, समझी? तो भागना बंद करो और मेरे साथ चलो। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, किडनैपर नहीं हूँ। जिससे भाग रही हो वो भी प्रिंसेस बनकर, समझी? अब चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लिफ्ट की तरफ ले गया। और उसकी हरकत से वेदाक्षी का मुंह बन चुका था। दोनों लिफ्ट में आए। वेदाक्षी का फूला हुआ मुंह देखकर मान ने चिढ़कर कहा, बच्चों जैसी शक्ल बनना बंद करो वेदू। बी मैच्योर, ओके। 24 साल की होने को हो तुम, और अब तक तुम्हारी हरकतें देखी है तुमने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई बच्ची अडॉप्ट कर ली है और बेबी सिटर बन गया हूँ। वेदू ने उसे घूरा और बोली, हाँ तो क्यों ही की थी मुझसे शादी? मैंने तो नहीं कहा था शादी करो मुझसे। मान वेदाक्षी को घूरने लगा था। इस लड़की की हाजिर जवाबी से कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन वेदू तो वेदू थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मान ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं। वह तुम थी जो शादी के मंडप में आकर बैठी थी। मैंने नहीं कहा था वहां पर आकर बैठो। बड़ी आए मुझसे शादी क्यों की बोलने वाली। ये बात अगर मैं कहूँ ना तो फिर भी सोचने लायक है। तुम ये बात बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी? क्योंकि तुम्हें पता था कि दूल्हा कौन है। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन कौन है, इसलिए नाइंसाफी मेरे साथ हुई है, तुम्हारे साथ नहीं। वेदू उसकी बात सुनकर मुंह फाड़े उसे देखने लगी। मान की बात में पॉइंट था और इस बात पर वेदाक्षी उससे आर्ग्यू भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसके पास सिर्फ एक हथियार था और वह था मुंह फुलाकर मान को इग्नोर करना, और उसने वही किया। थोड़ी देर में वह रुद्रा और निर्णय के रूम के सामने थे। वेदाक्षी ने जल्दी से रूम नॉक किया। निर्णय ने आवाज देते हुए कहा, आ रहा हूँ। लेकिन वेदू को सब्र नहीं था, उसने एक साथ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मां ने इरिटेट होकर उसका हाथ कस के पकड़ा और बोला, चुपचाप से खड़ी रहो। कह रहा है ना वह आ रहा है। वेदू उससे पहले ही चिढ़ी हुई थी और अभी भी उसका मुंह फुला हुआ था। उसने ये तो सोच लिया था कि वह इस खड़ूस कुमार को आज सबक सिखा के रहेगी। निर्णय ने आकर दरवाजा खोला कि वेदाक्षी ने अपना हाथ छुड़वाया और अंदर चली गई। उसने रुद्रिका को देखा। रुद्रिका ने एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जिसमें वह काफी प्यारी लग रही थी। वेदाक्षी ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, दी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। रुद्रा ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझसे ज्यादा प्यारी तुम लग रही हो। पता भी है तुम्हें? खुद को देखा तुमने आईने में? वेदाक्षी ने पलके झपकाए और बोली, मैंने देखा ना, और खड़ूस माँ ने मुझे काला टीका भी लगाया, मतलब मैं कुछ तो अच्छी लग रही हूँ। रुद्रिका उसकी बात सुनकर हंस दी। उसे मान की यही केयर पसंद आई थी। जब वो उसकी बहन के लिए कुछ कर देता था तो वो दिल से खुश होती थी। उसे लगा नहीं था कि मान इस रिश्ते को संभाल लेगा। उसे वेदाक्षी से इतनी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका बचपन रुद्रिका की आंखों के सामने था। लेकिन मान बहुत ज्यादा मैच्योर था, और जब रुद्रिका ने निर्णय से शादी कर ली, वह भी बिना बताए, तो उसे लगा था कि शायद मान वेदाक्षी को ना अपनाए, या फिर वह उसे और निर्णय को भी गलत समझे। पर मान की समझदारी देखकर वह सच में शुक्रगुजारा थी कि सब कुछ ठीक था, और वह भी मान की बदौलत। मान ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों बहनों का भरत मिलाप हो गया हो तो हम लोग चले। रुद्रा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ चलते हैं, चलो। ये कहते हुए वह चारों वहां से टेरेस पर आ गए जहां पार्टी रखी गई थी। उनकी तरह वहां पर काफी सारे कपल्स पहले से मौजूद थे। होटल स्टाफ उनकी सर्विस में लगा हुआ था। वेदाक्षी ने चारों तरफ देखा। वहां की डेकोरेशन काफी सिंपल सोबर थी, लेकिन काफी प्यारी लग रही थी। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, ये सब सच में कितना प्यारा लग रहा है। रुद्रिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। तभी थोड़ी ही देर में होटल मैनेजर ने आते हुए सबको ग्रीट किया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो हर बार पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है, और वह ये है कि यहाँ मौजूद सारे कपल्स के बीच कुछ गेम्स होंगे, और साथ ही कुछ और फन एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। मैं बस उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय करें और यहाँ से कुछ बहुत ही प्यारी और अच्छी यादें बनाकर लेकर जाए। सबने एक साथ हुटिंग की और उसकी बात पर सहमति जताई। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, लो तुम तो क्या ही एंजॉय करोगी यहाँ पर। तुम्हें तो वैसे भी लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग तुम्हें काट खाएंगे। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, ज्यादा मत बोलो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं पसंद लोगों से घुलना मिलना। मान ने कुछ पल उसे देखा फिर बोला, तुम इंट्रोवर्ट हो नहीं, तुम्हें बना दिया गया है।
वेदाक्षी ने उसे से हैरानी से देखने लगी, लेकिन मान ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। वह उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर में गेम स्टार्ट हो गए। निर्णय और रुद्रा तो तुरंत गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा चुके थे, लेकिन वेदाक्षी ने एक कोना पकड़ा और चेयर लेकर बैठ गई। मान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। हालांकि उसका मन था कि वह वेदाक्षी के साथ जाकर डांस करे, लेकिन वह जानता था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। निर्णय और रुद्रा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। दोनों इस पल को काफी एंजॉय कर रहे थे। निर्णय ने रुद्रिका को इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ? रुद्रिका ने नामे गर्दन हिलाए और बोली, सब कुछ सपने जैसा है। कभी कभी सोचती हूँ मान को थैंक यू कहना चाहिए कि उसने हमें समझ लिया। निर्णय उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। इधर वेदू ने माँ को देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम जाकर चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा किसके साथ जाकर डांस करूँ? बताना तो जरा, मेरी वाइफ तो यहाँ बैठी है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना अब। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान बोला, अभी जो सिंगिंग राउंड होगा उसमें मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, तुम मुझे रेट करना कि मैंने कैसा गाया। वेदाक्षी को लगा वह मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, खड़ूस मान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम गाना गाओगे? आवाज सुनी है कभी अपनी? कौवे जैसी है। कांव कांव करोगे तो लोग उठकर भाग जाएंगे यहाँ से। मान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वेदू पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मान को उससे अपनी बात मनवानी थी, इसीलिए उसने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैंने अगर अच्छा नहीं गाया तो तुम जो कहोगी मैं वह करूँगा, लेकिन अगर मैंने अच्छा गाया तो तुम वह करोगी जो मैं कहूँगा। बोलो मंजूर है। वेदू उसे देखा और बोली, कहीं तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ही धूल ना चटा दे। तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो वेदू। मान ने उसे जवाब दिया। वेदाक्षी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चलो लगी शर्त, जो हारेगा वह जीतने वाले की बात मानेगा। मान ने भी उसका हाथ पकड़ा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, मंजूर है। डांस खत्म होने के बाद रुद्रा और निर्णय भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए थे। तभी निर्णय ने मान को देखा और बोला, माँ गाना सुना दे यार, काफी दिन हो गए कुछ सुना नहीं तेरी आवाज में। वेदू ने जैसे ये सुना हैरानी से मान को देखने लगी। मान ने उसे एक लुक दिया और मुस्कुरा दिया। वेदू को समझ आ गया था कि उसने गलत जगह पंगा लिया है। मान ने निर्णय को देखा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या सुनना चाहोगे? निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, जो तुम सुनाना चाहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसी पर्सनल चॉइस है, बस रोमांटिक होना चाहिए, बाकी 60 से लेकर अब तक के गानों में से कुछ भी चलेगा। मान उठा और तुरंत स्टेज की तरफ बढ़ गया। वहीं वेदू अपना दिल थौमे उसे ही देख रही थी। एपिसोड 52 कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम। रुद्रा और निर्णय भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए थे। तभी निर्णय ने मान को देखा और बोला, माँ गाना सुना दे यार, काफी दिन हो गए कुछ सुना नहीं तेरी आवाज में। वेदू ने जैसे ये सुना हैरानी से मान को देखने लगी। मान ने उसे एक लुक दिया और मुस्कुरा दिया। वेदू को समझ आ गया था कि उसने गलत जगह पंगा लिया है। मान ने निर्णय को देखा और बोला, अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या सुनना चाहोगे? निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, जो तुम सुनाना चाहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसी पर्सनल चॉइस है, बस रोमांटिक होना चाहिए, बाकी 60 से लेकर अब तक के गानों में से कुछ भी चलेगा। मान उठा और तुरंत स्टेज की तरफ बढ़ गया। वहीं वेदू अपना दिल थौमे उसे ही देख रही थी। मान ने जाकर माइक थामा और वेदाक्षी की तरह देखते हुए गाना शुरू किया। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है थोड़े बादल बादल है दोनों, खुल के बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूँ तो पता देना। खो ना जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया, तू ही मंजिल है या कि दिल है इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। हर कोई मान की आवाज मैं खो चुका था, ऐसी दीवानगी ऐसी कसक की कोई भी ना तो उससे अपनी नजरें हटा पा रहा था और ना ही खुद का ध्यान उसके गाने से हटा पा रहा था। वेदाक्षी तो बस एकटक मान को देख रही थी। सच में मान ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था, वह काफी अच्छा गा रहा था।
वेदाक्षी को अपनी बात गलत लग रही थी कि उसने उसकी आवाज को कौवे की आवाज के साथ कंपेयर कर दिया था, जबकि मान की आवाज तो कोयल जैसी मीठी थी। गाना खत्म हुआ और उसके बाद फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो गया। माम तुरंत वेदू की तरफ बढ़ा और उसने अचानक ही जाकर उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए अपनी तरफ खींचा। वेदू मान के सीने से जा टकराए। मान उसे बिना कुछ कहने का मौका दिए सेंटर में ले गया और उसे अपनी बाहों में थौमे डांस करने लगा। वेदाक्षी सच में उसकी हरकत से हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, ये तुम? मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए ये मोमेंट्स एंजॉय करो। हमारी यह क्यूट सी नोक-झोंक बाद में चलती रहेगी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी शांत हो गई और दोनों एक दूसरे को थौमे डांस करने लगे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। मान ने वेदाक्षी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा था और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था। वही वेदाक्षी का दूसरा हाथ मान के कंधे पर था। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हुआ तो निर्णय और रुद्रिका के साथ बाकी सब लोग तालियां बजा रहे थे। निर्णय तो इतना खुश था कि उसने सीटियां तक बजानी शुरू कर दी थी। रुद्रा उसे देख हंसते हुए बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। निर्णय ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, इन दोनों का रिश्ता एक सही मोड़ ले, इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। खैर उसकी इस बात से रुद्रा भी इत्तेफाक रखती थी। वह भी यही चाहती थी। वेदाक्षी के लिए मान से बेटर कोई नहीं हो सकता था। ये वह जानती थी और समझती भी थी। इतने दिनों में उसने आराम से मान की हरकतें ऑब्जर्व की थी। वेदाक्षी को लेकर उसके एक्शंस रिएक्शंस सब कुछ उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं छुपा था। मान और वेदू वापस उन दोनों के पास आकर बैठ गए और पार्टी एंजॉय करने लगे। काफी देर बाद खा पी कर वह सब लोग अपने रूम में आए। वेदाक्षी चेंज करने गई और चेंज करके सीधा बालकनी में चली गई। उसके आने के बाद मान चेंज करने जा चुका था, लेकिन वेदाक्षी बालकनी में शांत से बैठी ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। उसने उसे तरफ देखा तो मान बैठा था। मान ने उसे देखा और बोला, क्या सोच रही हो? इतनी शांत कभी कभार ही होती हो तुम। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या कोई इंसान दिन भर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाती रहता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे किसी बात का दुख नहीं है। मान ने उसे देखते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा वेदू। मैं जानता हूँ दिल टूटने का दर्द बहुत बुरा होता है। मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहूँगा ये, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है काफ़ी हिम्मत वाली हो तुम, जो इतने दर्द को अपने दिल में समेट कर रखा है। वेदाक्षी ने सामने देखते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। उस इंसान के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। मैंने सब कुछ किया उसके लिए, जो मुझसे बन पड़ा सब किया, लेकिन आखिर में क्या मिला? एक ऐसा धोखा जो कहते कहते हैं वह चुप हो चुकी थी। मान ने धीरे से उसके हाथ पैर हाथ रखा और बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुनोगी? वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा तो मान उसे देखते हुए बोला, जिंदगी हमें ठोकर मारती है ताकि हम ठीक से चलना सीख जाए। मुझे नहीं लगता कि वेदांत कहीं से भी तुम्हें डिजर्व करता था। तुम सब कुछ बेस्ट डिजर्व करती हो। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे देखते रही, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कि तभी मान ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखा तो मान ने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, देखो वेदाक्षी, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। जाहिर सी बात है तुम सिंगल हो और हमारी शादी हो चुकी है। शादी कैसे हुई यह मैटर नहीं करता, शादी हुई है ये मैटर करता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बस एक कोशिश करो। बात बात पर यह कहना बंद कर दो कि तुम्हें इस शादी में नहीं रहना। यह शादी तुम तोड़ना चाहती हो। हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इस रिश्ते को बनाए रखें। हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन शायद डेस्टिनी ने कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए, तभी तो इस तरह से हमें मिलाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारी डेस्टिनी है उसे पर हमें एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए? वेदू ने धीरे से कहा, मतलब क्या है आपका? मान ने गहरी सांस भरी और आराम से बोला, इस रिश्ते को निभाने में मेरा साथ दो। कम से कम कोशिश तो करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पर कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा होगा, लेकिन मैं बस एक मौका चाहता हूँ इस रिश्ते को संभालने का, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं और जब किस्मत ने हमें इस तरह से मिलाया है तो मैं बस इस रिश्ते को संजोकर रखना चाहता हूँ, ना कि इसे तोड़ देना चाहता हूँ। वेदाक्षी उसे देखती रही, लेकिन मान की बातें कहीं ना कहीं इस बार उसके दिल और दिमाग तक पहुंची थी। शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने मान की बातों को कभी इतनी शांति से सुना ही नहीं था।
ये पहली बार था जब वह इतनी शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। मान ने गहरी सांस भरी और मुस्कुरा कर बोला, और कुछ नहीं तो यही समझ लो कि अपनी शर्त जीतने के बदले तुम्हें मेरी ये बात माननी है। वैसे आराम से सोच सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये रिश्ता हमारा है, इसका हर फैसला हमारा होगा, और हम से मेरा मतलब मैं और तुम है, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम। एपिसोड 53 डेस्टिनी। मान ने गहरी सांस भरी और आराम से बोला, इस रिश्ते को निभाने में मेरा साथ दो, कम से कम कोशिश तो करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पर कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा होगा। लेकिन मैं बस एक मौका चाहता हूँ इस रिश्ते को संभालने का, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, और जब किस्मत ने हमें इस तरह से मिलाया है तो मैं बस इस रिश्ते को संजोकर रखना चाहता हूँ, ना कि इसे तोड़ देना चाहता हूँ। वेदाक्षी उसे देखती रही, लेकिन मान की बातें कहीं ना कहीं इस बार उसके दिल और दिमाग तक पहुंची थी। शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने मान की बातों को कभी इतनी शांति से सुना ही नहीं था। ये पहली बार था जब वह इतनी शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। मान ने गहरी सांस भरी और मुस्कुरा कर बोला, और कुछ नहीं तो यही समझ लो कि अपनी शर्त जीतने के बदले तुम्हें मेरी ये बात माननी है। वैसे आराम से सोच सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये रिश्ता हमारा है, इसका हर फैसला हमारा होगा, और हम से मेरा मतलब मैं और तुम है, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम। ये कहते हुए वह उठा और अंदर जाने को हुआ कि तभी रुककर उसने पलटकर वापस उसे देखा और बोला, ज्यादा देर यहाँ मत बैठो, अंदर चलो अब। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसके हाथ को देखा, फिर एक नज़र मान को। मान ने उसे अपनी आंखों के इशारों से अपना हाथ पकड़ने को कहा। वेदू ने उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई, और दोनों अंदर आ गए। मान की नज़र बीच बीच में उस पर जा रही थी। वह जानता था वह उसी की बातों के बारे में सोच रही है, और मान सच में चाहता था कि वह इस बारे में सोचे, ताकि कम से कम उनके रिश्ते को एक मौका मिले, और दोनों इस रिश्ते को ठीक से शुरू कर पाए। मान अपनी साइड लेते हुए बोला, अब सो जाओ वेदू, सोचने का कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि अभी सोचने लगो, आराम से सोचो, चलो आ जाओ अब और सो जाओ। ये कहते हुए उसने उसका पिलो अरेंज किया और उसे लेटने को कहा। वेदू आकर अपनी जगह लेट गई। उसने मान की तरफ करवट लेते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि मैं इस रिश्ते के लिए बनी हूँ? क्या हमारी डेस्टिनी ने सच में हमारा साथ लिखा है? मान ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ करवट लेते हुए मुस्कुरा कर बोला, अगर ऐसा ना होता तो हम इस तरह कभी ना मिलते, और ना ही हमारी शादी होती। जानती हो चाची माँ हमेशा कहती है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाकर भेजता है। जिस किसी ने जिसका हाथ पकड़ रखा होता है वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से मिल जाते हैं। अब तुम हम दोनों को देख लो। घर वालों ने कोशिश की कि मेरी और रुद्रा की शादी हो जाए, लेकिन भगवान ने सब कुछ सेट करके रखा था ना। शादी तुम्हारी और मेरी हुई, मेरी और रुद्रा की नहीं। वेदू आज बड़ी शांति से उसकी बातें सुन रही थी। मान के लिए ये सच में अजीब बात थी, लेकिन उसे सुकून था कि कम से कम वह सुन और समझ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मान ने उसे देखा और बोला, अब आराम से सो जाओ, इतना जल्दी और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना वक्त लो और फिर फैसला करना। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और वेदाक्षी की आंखों पर रखकर उसकी आंखें बंद करते हुए बोला, गुड नाइट। थोड़ी देर बाद दोनों ही सो चुके थे, लेकिन आज जो बदलाव हुआ था वह वेदाक्षी का था। मान की बातें सुनने के बाद वेदाक्षी ने आज न तो गुस्सा किया और न ही वह चिढ़ी। जाहिर था कुछ बातें उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर गई थी, और मान जानता था कि चाहे वह कितने ही बचकानी हरकतें करती हो, समझदार तो वो थी। खैर, रात गई बात गई। माँ ने अपनी बात उसके दिमाग में डाल दी थी, और उसे पता था वेदाक्षी इसके बारे में सोचेगी जरूर। अगले 2 दिन उन चारों ने बड़े अच्छे से बिताए। घूमने फिरने के बाद अगले दिन उन्हें वापस भी लौटना था। मान और निर्णय को वैसे भी वापस जाकर कंपनी संभालनी थी। इस वक्त कंपनी वह आलोक जी की जिम में छोड़कर आए थे। मान अपना सामान पैक कर रहा था और वेदाक्षी वही खड़ी कुछ सोच रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? कुछ छूटा तो नहीं है ना? वेदाक्षी ने नामे गर्दन हिलाए और बोली, नहीं, कुछ नहीं छूटा, सब कुछ पैक कर लिया है। मान ने फिर भी कंफर्म करने के लिए उसे एक बार फिर सब कुछ चेक करने को कहा। वेदाक्षी ने बाथरूम चेक किया और सारी जगह अच्छे से चेक करने के बाद बोली, सब हो गया, कुछ नहीं छूटा। मान ने भी अपना सामान पैक किया और फिर बोला,
चलो अब पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं, वैसे भी अभी चेकआउट में थोड़ा टाइम है। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों वहां से नीचे आ गए। रुद्रिका और निर्णय भी उन्हें वहीं मिल गए। चारों ने एक साथ नाश्ता किया। निर्णय और मान वापस जाकर अपनी कंपनी को कैसे ट्रैक पर लाना है इस बारे में बातें करने लगे थे। वैसे उन्हें पता था कि आलोक जी के रहते हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी इन दिनों कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था, जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे बस उन्हें ही संभालना था। रुद्रिका ने उन दोनों को देखा और बोली, गाय चूटी में हमारे लास्ट 3-4 घंटे बचे हैं और तुम लोग यहाँ पर भी अपने बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए। ऐसे कैसे चलेगा? इसके बाद यहाँ से लौटकर तो हमें वही पुरानी जिंदगी ही जीनी है। तो चलो ना यार, एंजॉय करते हैं थोड़ा। निर्णय ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो मेरी जान क्या चाहती है? बताओ जरा, तुम जो कहोगे वह करूँगा। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और देखकर बोली, बोट हाउस चले। मुझे वह सच में बहुत प्यारा लगा था। एक बार फिर से बोटिंग करके आते हैं और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करवाएंगे। मान ने तुरंत उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। वैसे भी पता नहीं इस तरह की ट्रिप दोबारा कब मिले। काम तो हमें पूरी जिंदगी करना है। मान को मानता देखकर वेदू जल्दी से उठी और बोली, चलो चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी हड़बड़ी और जल्दबाजी देखकर निर्णय हंसकर बोला, हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है वेदू, आराम से चलेंगे। रुको जरा, सब्र तो करो। नहीं जीजू, आराम से नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे, बाद में हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसने निर्णय की बात का जवाब देते हुए कहा। निर्णय ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, भाई अब मेरी साली साहिबा कह रही है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वह चारों उठे और बोट हाउस के लिए निकल गए। ऊटी में ये उनके लिए लास्ट दिन था और बोट हाउस उनकी लास्ट डेस्टिनेशन। जल्दी ही वो सब लोग बोट हाउस पहुंच चुके थे। वेदू तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। मान ने उसे देखा और बोला, इतना भी क्या एक्साइटेड होना, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ तो क्या हुआ, अब आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो यह ऊटी की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है और मुझे अभी बहुत एंजॉय करना है, चलो बोट राइड करके आते हैं। ये कहते हुए उसने मान का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। मान हैरान था, ये लड़की कब क्या कर देती थी वह समझ नहीं पाता था। एपिसोड 54 निर्णय रुद्रिका की लड़ाई। निर्णय ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा, भाई अब मेरी साली साहिबा कह रही है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वह चारों उठे और बोट हाउस के लिए निकल गए। ऊटी में ये उनके लिए लास्ट दिन था और बोट हाउस उनकी लास्ट डेस्टिनेशन। जल्दी ही वो सब लोग बोट हाउस पहुंच चुके थे। वेदू तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। मान ने उसे देखा और बोला, इतना भी क्या एक्साइटेड होना, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ तो क्या हुआ, अब आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो यह ऊटी की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है और मुझे अभी बहुत एंजॉय करना है, चलो बोट राइड करके आते हैं। ये कहते हुए उसने मान का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। मान हैरान था, ये लड़की कब क्या कर देती थी वह समझ नहीं पाता था। वेदू ने मान को देखा और बोली, खड़े क्या हो, जल्दी से बोट बुक करो हमारे लिए, मुझे वोटिंग करनी है। कभी कभी तो आपसे कुछ कहती हूँ, उसमें भी आप इतना। वह अभी बोल ही रही थी कि मान ने उसके होठों को पकड़ उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, जब देखो तब चपड़ चपड़ करती रहती हो, थोड़ा तो आराम दिया करो अपने इस मुंह को और सामने वाले को भी, कितना सुनेगा वह तुम्हें। वेदू ने उसे घूर कर देखा और उसके पैर पर अपना पर दे मारा। मान ने दर्द के मारे उसका मुंह छोड़ और अपना पैर पकड़ दिया। वेदू ने उसे से घूरते हुए कहा, अगर फिर से मुझे कभी चुप रहने को कहा ना तो टांगे तोड़ दूंगी, मुझे परेशान मत किया करो, मैंने इतना ही तो कहा कि बोट बुक करो, क्या गलत कहा इसमें। एक बार फिर उसका मुंह चलना शुरू हो चुका था और मान इरिटेट हो रहा था, लेकिन वह जानता था वेदाक्षी को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं और फिलहाल तो वेदाक्षी को उसे ही झेलना था और फिलहाल ही क्या, मान तो जिंदगी भर उसे झेलने के लिए तैयार भी था, बस वेदाक्षी के हाँ करने की दे रही थी। रुद्रिका ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ना बंद करोगे, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, और मान तुम तो बड़े हो वेदू से, फिर भी उसके साथ बच्चा बन जाते हो। वेदाक्षी ने रुद्रिका को हैरानी से देखते हुए कहा, दी आपके कहने में मतलब क्या है, मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 24 ईयर्स की हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्चा मत बुलाओ। निर्णय ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा,
देख रहा हूँ मैं कितनी बड़ी हो गई हो तुम। वह तुम ही हो जो मेरे भाई को प्रोवोक करती हो, समझी? वरना उसका बिहेवियर ऐसा है ही नहीं कि वह बेवजह किसी से उलझे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें मेरी बहन लड़ाकू नजर आती है? निर्णय ने उसे देखा और बोला, हो नहीं सकता, बल्कि है। वह बात बात पर कैसे चिल्लाती है, कुछ भी बोलते रहती है। तो ऐसे मेरे सामने वाला इंसान इरिटेट तो होगा ही। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक बार और मेरी बहन के बारे में बोल कर देखो, तुम्हारा मुंह न तोड़ दिया तो मेरा नाम भी रुद्रिका नहीं। निर्णय ने भी बराबर उसे घूरते हुए कहा, तुम भी एक बार मेरे भाई के बारे में बोलकर देखो, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि निर्णय राजावत क्या चीज है। ये कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट की स्लीव के ऊपर चढ़ा ली थी। मान और वेदु हैरानी से खड़े उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से रुद्रा और निर्णय की तरफ देखने लगे, जो लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। वेदाक्षी ने मान की स्लीव्स पकड़कर खींची तो मान उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्या है? वेदाक्षी ने धीरे से कहा, ये दोनों तो हमारी फाइट रुकवा रहे थे ना, फिर खुद फाइट क्यों करने लगे? मान ने उसकी बात सुनी तो अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। वेदाक्षी अभी भी सामने देख रही थी। मान ने फिर से अपनी नजरें सामने टिकाते हुए कहा, बात तो सही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन्हें लड़ते झगड़ते छोड़कर चले या फिर इनका झगड़ा सॉर्ट आउट करवाएं? वेदाक्षी ने मान के कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर कहा, कितने बुरे भाई हो आप। जीजू आपकी साइड ले रहे थे ना, और आप हैं कि उन्हें ऐसे लड़ते हुए छोड़कर जाना चाहते हो। मान ने उसे देखा और बोला, अरे तुम जानती नहीं हो, इतिहास गवाह है, जब दो पति पत्नी लड़ते हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना और प्रॉब्लम हो जाती है। वेदाक्षी ने उसे से घूरा और बोली, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है, चुपचाप से जाकर उन्हें रोको। अगर मेरे दी और जीजू में फाइट हुई ना तो मैं भी आपके पीट दूंगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो चाची माँ से आपकी शिकायत करूंगी, और चाची माँ ने कुछ नहीं किया तो चाचा जी से शिकायत करूंगी, वह तो पक्का आपको पनिशमेंट देंगे। मान ने उसके सिर में टपली मारते हुए कहा, और फिर तुम कहती हो कि तुम बड़ी हो गई हो। सीरियसली वेदु, हरकतें देखो अपनी बच्चों जैसी, ऐसे छोटे बच्चे करते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, कुछ भी मतलब। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया और जल्दी से रुद्रिका और निर्णय के बीच जाकर उन्हें अलग अलग करते हुए बोली, यह इस तरह से लड़ना झगड़ना बंद करो, बैड मैनर्स होते हैं। निर्णय ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, लो, और फिर यह कहती है कि यह बड़ी हो गई है। वेदु, तुम्हारी सिर्फ हाइट बड़ी है और एज बड़ी है, दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है, समझी? वेदु ने मुंह बनाया और बोली, जीजू मुझे चिढ़ाना बंद करो। निर्णय ने मुस्कुराकर उसका सर सहला दिया। वेदु तो इतने में खुश थी। मान ने उन तीनों को देखा और बोला, बस करो यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लड़े झगड़े और फिर एक दूसरे को मानते बैठे। बोटिंग करनी है या नहीं? वेदाक्षी ने तुरंत कहा, अरे करनी है। मान उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। उसने एक बोट बुक कराए और चारों उस बोट में सवार हो गए। चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे सच में मिसमराइज्ड करने वाले थे। इस बार वेदाक्षी ने मान को ही अपना पर्सनल फोटोग्राफर बना लिया था। मान ने कुछ तो चेंजमेंट महसूस किया था उसमें, लेकिन जो भी था वह खुश था क्योंकि वेदाक्षी उसे खुश नजर आ रही थी। निर्णय और रुद्रिका भी काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर वहीं घूम फिर कर वह लोग वापस निकलने को हुए कि तभी वेदाक्षी ने कहा, मुझे भूख लगी है। मान ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोली, खाना खिलाओ, वह भी टेस्टी सा। निर्णय में टाइम देखा और बोला, अभी टाइम है यार, चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, खा पी कर आराम से निकल जाएंगे। वेदाक्षी ने झट से निर्णय के गले लगते हुए कहा, आप बेस्ट हो जीजू, वरना यह खड़ूस मान तो मुझे भूखा ही मार देता। ये कहते हुए उसने मान को घूर कर देखा। मान हैरान था, वह बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि वेदु निर्णय की बाहों में अपनी बाहें डाले आगे बढ़ चुकी थी। रुद्रिका ने उसे जाते देख मुस्कुराकर मान से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार तो उसने कोई ऐसी हरकत की नहीं है। मान ने हैरानी से कहा, नहीं, पहली बार नहीं की है, लेकिन आज कुछ तो अलग है। एपिसोड 55 घर में कौन आया। आज भी एक ही चैप्टर आएगा। असल में थोड़ा बिजी थी और लिखने का अब मन नहीं है, इसीलिए एक ही चैप्टर से काम चलाना पड़ेगा। कल 2 चैप्टर दे दूंगी, पक्का से। निर्णय और रुद्रिका भी काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर वहीं घूम फिर कर वह लोग वापस निकलने को हुए कि तभी वेदाक्षी ने कहा, मुझे भूख लगी है। मान ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोली, खाना खिलाओ।
वह भी टेस्टी सा। निर्णय में टाइम देखा और बोला, अभी टाइम है यार, चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, खा पीकर आराम से निकल जाएंगे। वेदाक्षी ने झट से निर्णय के गले लगते हुए कहा, आप बेस्ट हो जीजू, वरना यह खड़ूस मान तो मुझे भूखा ही मार देता। ये कहते हुए उसने मान को घूर कर देखा। मान हैरान था, वह बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि वेदू निर्णय की बाहों में अपनी बाहें डाले आगे बढ़ चुकी थी। रुद्रिका ने उसे जाते देख मुस्कुरा कर मान से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार तो उसने कोई ऐसी हरकत की नहीं है। मान ने हैरानी से कहा, नहीं पहली बार नहीं की है, लेकिन आज कुछ तो अलग है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे देखने लगी। वह समझ नहीं पाई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था। तभी वेदाक्षी ने पलटकर उन दोनों को देखा और आवाज लगाते हुए बोली, आप दोनों नहीं चल रहे हो क्या? अगर नहीं चल रहे तो क्या हम लोग जाएं? रुद्रिका ने तुरंत कहा, अरे आ रहे हैं। ये कहते हुए उसने मान को भी चलने का इशारा किया और वह दोनों भी आगे बढ़ गए। खा पीकर शाम तक वह लोग वापस रवाना हो चुके थे। एक लंबे सफर के बाद देर रात को वह चारों घर पहुंचे। रुद्रिका और वेदाक्षी दोनों ही नींद में थी। बड़ी मुश्किल से निर्णय और मान ने उन दोनों को जगाया था। मान ने डोर बेल बजाई तो चाची माँ ने दरवाजा खोला। मान ने उन्हें देखा और बोला, आप सोई नहीं अब तक? गिरिजा जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग आने वाले थे तो मुझे नींद नहीं आई, वैसे भी किसके भरोसे छोड़ती, कौन दरवाजा खोलता? तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन दरवाजा खोलती तुम्हारे लिए? वह खुद घोड़े बेचकर सो रही होगी। मान उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह चारों अंदर आए। वेदाक्षी तुरंत बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो रूम की तरफ बढ़ गई थी। गिरिजा जी ने उन तीनों को देखा और बोली, तुम लोग भी सो जाओ, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। सामान पड़ा रहने दो, सुबह रखवा दूंगी मैं कमरों में। उन सब ने हामी भरी और गिरिजा जी भी अपने कमरे की तरफ चली गई और रुद्रा निर्णय भी अपने कमरे में चले गए। मान ने एक नज़र अपने कमरे की तरफ देखा और फिर वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जब तक कमरे में आया वेदाक्षी सो चुकी थी। मान उसे देख मुस्कुराया। वेदू ने तो कपड़े भी चेंज करना जरूरी नहीं समझा था। मान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसे भी पता था वह थकी हुई है और वेली की नींद भी पक्की थी। ऐसे ही तो वह उठने भी वाली नहीं थी, इसलिए मान ने इस बात पर कोई मेहनत भी नहीं की। मान चेंज करके आया तो उसकी नज़र अपने बेड के हेडबोर्ड के ऊपर वाली दीवार पर गई, जहां पर उसकी और वेदाक्षी की वह फोटो लगी हुई थी जब वह दोनों सनसेट देखने गए थे। और मान वेदू को देख रहा था। सच में वह फोटो काफी प्यारी आई थी। मान ने अपने असिस्टेंट से कहकर यह फोटोज पहले यहाँ लगवा लिए थे और सच में उसे अब अपना कमरा काफी पूरा लग रहा था। पहले इस कमरे में उन दोनों की एक भी फोटो नहीं थी, लेकिन अब काफी सारी फोटोज यहाँ पर मौजूद थी और सारे की सारी वह फोटोशूट और सनसेट वाली फोटोज ही थी। मान ने मुस्कुराकर एक नज़र आराम से सोती वेदाक्षी को देखा और फिर अपनी जगह पर लेटते हुए मन ही मन बोला, इसने तो कुछ देखा भी नहीं होगा, नींद के आगे इसे कहाँ ही कुछ और दिखता है। और वेदाक्षी को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सफ़र की थकान तो उसे भी थी और जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह वेदू जब उठी तो हमेशा की तरह वो मान से चिपट कर सो रही थी, लेकिन अब उसके लिए ये आम बात थी, ये रोज का हो चुका था, इसलिए उसने इतना माइंड नहीं किया। वो उठकर बैठी, लेकिन उसे अपना कमरा ही बदला बदला सा नजर आया। उसने अपनी आंखें मसलते हुए ठीक से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरे में उन दोनों के काफी सारे फोटोज लग चुके थे। वेदाक्षी हैरानी से उन सारे फोटोज को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसी का कमरा है। उसने जल्दी से मान को हिलाते हुए जगाया। मान बेचारा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। मान ने जल्दी से कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों जगाया? वेदू ने चारों तरफ नजर दौड़ते हुए कहा, ये हमारा ही कमरा है, लेकिन पहले तो यहाँ पर एक भी फोटो नहीं थी, अब इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई? ये रातों रात कौन सा जादू हो गया यहाँ पर? मान का मन हुआ कि अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। उस लड़की ने सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसकी नींद खराब कर दी थी। वह तो रात में उसके बाद सोया था और उसने उसे इतनी जल्दी जगा दिया था। मान ने उसे देखा और झल्ला कर बोला, ये हमारा ही कमरा है, ये फोटोज भी हमारे हैं, और कुछ जानना है तुम्हें? सोने दो यार थोड़ी देर मुझे आराम से, वैसे भी आज संडे है, कल से मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये कहते हुए मान फिर से लेटा ही था कि वेदाक्षी ने फिर कहा, लेकिन ये सब रूम में कैसे आई? हम तो कल ही ऊटी से आए हैं ना।
तो इतनी जल्दी इन्हें रूम में कैसे लगवा दिया, और किसने लगाया? मान फिर से उठकर बैठा और उसे देखते हुए बोला, मैंने करवाया है। बस मिल गया जवाब। अब थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी तुम? मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो पूरे रास्ते सोती आए हो। मैं नहीं सोया हूँ, मुझे सच में नींद की जरूरत है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, हाँ तो सो जाओ। मैं कौन सा तुम्हें सोने से रोक रही हूँ? मान हैरान था। ये वही लड़की थी जिसने अभी उसकी नींद खराब कर दी थी, और वही बोल रही थी कि वह कौन सा उसे सोने से रोक रही है। खैर मान ने उसके हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए यह कोई नई बात तो थी नहीं। उसे पता था वेदाक्षी ऐसी हरकतें करती रहेगी, लेकिन उसे इस वक्त सोना था और नींद उसकी पहली प्रायोरिटी में थी इस वक्त। मान ने अपने पास पड़ा दूसरा पीला उठाया और उसे अपने कानों पर लगाकर फिर से सो गया। वेदाक्षी ने कंधे उचका दिए और उठकर नहाने चली गई। वह नहाकर तैयार हुई और सीधा नीचे चली गई। रुद्रा उसे हॉल में ही दिख गई। आज संडे था इसलिए वह भी घर पर ही थी। वह तुरंत रुद्रिका के पास गई और बोली, दी नाश्ते में क्या बनाया है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, बड़ी जल्दी उठ गई तुम। मुझे लगा अभी तो क्या ही उठोई तुम। वैसे मान कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। खड़ूस मान सो रहा है। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा। रुद्रा ने उसे से घूरते हुए कहा, वेदु गलत बात ना, ऐसे नहीं बोलते, वो पति है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। वेदु का मुंह बन गया, लेकिन वो अभी कुछ कहती उससे पहले ही अंशिका वहां आते हुए बोली, भाभी भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, आपका लगाती हूँ से क्या मतलब? आप भी साथ में बैठो, हम साथ में नाश्ता करते हैं। अंशिका ने भी कहा, हाँ भाभी बैठो ना, साथ में नाश्ता करेंगे। वैसे भी हम खुद ले सकते हैं नाश्ता, आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुद्रिका मुस्कुराते हुए बैठ गई। थोड़ी देर में निर्णय भी आ चुका था और आलोक जी और गिरिजा जी भी वहां आ गए थे। वह सब साथ में नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मान नहीं था। मान ने पहले ही वेदु को सोने के लिए कहा था, इसलिए वेदाक्षी ने भी सबको वही कहा जो मान ने उससे कहा। उसे वैसे भी सोना था, वह इतनी जल्दी उठना भी नहीं चाहता था। वह सब अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक मैग्नेटिक और कुछ भारी सी आवाज आए, रुद्रा, वेदु। वेदाक्षी ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना निवाला वापस प्लेट में रख दिया और झटके उठकर खड़ी हो गई। सब लोग उस आवाज की तरफ देख रहे थे, लेकिन वेदाक्षी जल्दी से पलटी और उस तरफ देखा, और अगले ही पल वह दौड़कर गई और उस आदमी के सीने से जा लगी, और उस आदमी ने भी उसे खुशी खुशी प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। वही बाकी सब हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। रुद्रा भी हैरान थी, वही निर्णय के चेहरे पर भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। वही बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा था। एपिसोड 56 अथर्व के सामने सच। मान ने पहले ही वेदु को सोने के लिए कहा था, इसलिए वेदाक्षी ने भी सबको वही कहा जो मान ने उससे कहा। उसे वैसे भी सोना था, वह इतनी जल्दी उठना भी नहीं चाहता था। वह सब अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक मैग्नेटिक और कुछ भारी सी आवाज आए, रुद्रा, वेदु। वेदाक्षी ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना निवाला वापस प्लेट में रख दिया और झटके उठकर खड़ी हो गई। सब लोग उस आवाज की तरफ देख रहे थे, लेकिन वेदाक्षी जल्दी से पलटी और उस तरफ देखा, और अगले ही पल वह दौड़कर गई और उस आदमी के सीने से जा लगी, और उस आदमी ने भी उसे खुशी खुशी प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। वही बाकी सब हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। रुद्रा भी हैरान थी, वही निर्णय के चेहरे पर भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे। वही बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा था। वेदु ने चाहक कर कहा, चाचू आप कब आए? उस लड़के ने अपना दूसरा हाथ खोलते हुए रुद्रिका को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रुद्रा भी जल्दी से आए और उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद वह तीनों अलग हुए। रुद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, अथर्व चाचू आपने तो बड़ा ही मस्त सरप्राइज दिया, हमें नहीं पता था आप आने वाले हो। हाँ, वह लड़का कोई और नहीं अथर्व था। गोरा रंग, लगभग 6 फीट की हाइट, और उसके साथ चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत भाव जो बचपन से अब तक वैसे के वैसे थे। लेकिन हाँ, अपनी दोनों भतीजियों को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर थी। निर्णय ने हैरानी से कहा, क्या कहा चाचू? रुद्रिका ने पलटकर उसे देखा और बोली, हाँ मैंने बताया था ना। अथर्व चाचू यही तो है। अथर्व ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों कैसी हो? मैं घर जाने वाला था, लेकिन राम भैया से पता लगा कि तुम दोनों यहाँ हो।
रुद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, सच में आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। तभी अथर्व ने कहा, वैसे रुद्रा तेरा तो समझ आ रहा है, लेकिन यह वेदू यहाँ क्या कर रही है? इसे तो वहाँ होना चाहिए था ना। और अभी भैया भाभी भी लौटे नहीं है, क्या ये तेरे साथ रुकी है माँ? उसके ये सवाल करते ही सब लोग चुप हो गए। रुद्रा ने बात संभालते हुए कहा, वह सब कुछ आप पापा से पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। अथर्व के माथे पर कुछ बल पड़ गए। तभी वेदाक्षी ने बात पलटते हुए कहा, मेरे लिए क्या लाए आप? मेरी चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ है? उसकी बात से अथर्व का ध्यान बाकी की बातों से हट गया था और उसने मुस्कुराकर वेदाक्षी को देखते हुए कहा, बेटा बड़ी हो गई है तू, अब चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों के लिए लाई जाती है, बड़ों के लिए नहीं, समझी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। अथर्व ने मुस्कुराकर उसके सर को सहलाया और बोला, अच्छा ठीक है, अगली बार डबल मिलेगी, अब ऐसे मुंह मत बना। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी फिर से खुश हो गई। गिरिजा जी और आलोक जी भी अथर्व से मिले। गिरिजा जी ने उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन अथर्व ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे जल्दी ही घर पहुंचना है, फिर कभी नाश्ता करेगा। वह वहां पर थोड़ी देर रुका और वहां से शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। वैसे भी इस वक्त राणा मेंशन में कोई था नहीं, सब लोग एब्रॉड ही थे, इसलिए अथर्व भी शेखावत मेंशन ही चला गया। अथर्व तो लौट गया था, लेकिन रुद्रा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, क्यों टेंशन ले रही हो, सब ठीक होगा। रुद्रा ने परेशानी से कहा, क्या ठीक होगा? अभी चाचू को समझाना, उसके बाद अगर अध्याय अंकल आ गए तो उन्हें कौन और कैसे समझाएगा? वह तो पापा की भी नहीं सुनेंगे। उसकी बात से निर्णय भी कुछ परेशान हो गया। माँ अथर्व से बाकी सब लोग मिल चुके थे, लेकिन मान नहीं मिला था, और वही उसे पता भी नहीं था कि एक और टेंशन उसके सिर पर आकर खड़ी हो चुकी है। मान तो आज अपनी नींद पूरी करके उठा और नहा धोकर जब वह नीचे आया तो उसने निर्णय और रुद्रिका को देखा। तभी वेदाक्षी ने आते हुए कहा, उठ गए खड़ूस मान? उसकी आवाज सुनते ही मान ने पलटकर उसे घूर कर देखा। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, ऐसे घूरना बंद करो, जब भी ऐसे करते हो तो लगता है कच्चा चबा जाओगे, याद रखना मैं पचने वाली चीज भी नहीं हूँ। उसकी यह बात सुनते ही निर्णय को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रा ने निर्णय के कंधे पर मारते हुए कहा, क्या है, चुप करो। निर्णय ने हंसते हुए कहा, यार इन दोनों का अलग ही चलता रहता है। तभी वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू से आंटी का कॉल आया था, उन्होंने हम चारों को बुलाया है खाने पर। हाँ, वह कौन सी रस्म तो बता रही थी वो, उन्होंने कहा वह रस्म करनी है। तभी गिरिजा जी ने आते हुए कहा, पग फेरे की रस्म। ये सुनते ही वेदू ने जल्दी से कहा, हाँ वही, सिया आंटी ने बुलाया है। गिरिजा जी ने उन चारों को देखा और बोली, हाँ वक्त से चले जाना, रात भर के लिए तुम्हें वहीं रुकना है, कल सुबह या दोपहर तक आराम से आना। ये कहते हुए उन्होंने वेदाक्षी और रुद्रिका की तरफ देख कहा, अगर तुम दोनों को ज्यादा रुकना हो तो कल मत रुकना, यहाँ आकर फिर चले जाना। उन दोनों ने हामी भर दी। इधर अथर्व शेखावत मेंशन पहुंचा। राम उसे घर पर ही मिल गया था। राम ने उसे देखा तो उठकर उसे गले लगाते हुए बोला, कैसे हो, बड़े दिनों बाद लौटे हो? अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, भैया आपको तो पता है जरूरी केस में अटका था, अगर केस जल्दी सिमट जाता तो मैं लौट आता, लेकिन ये केस कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। राम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तब तक सिया भी आ चुकी थी। सिया भी उसे देखकर काफी खुश हुई। तभी अथर्व ने उन दोनों को देखकर कहा, मैं अभी रुद्रा से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही वह दोनों शांत पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर वो रुद्रा से मिला होगा तो जाहिर था वेदाक्षी भी उससे मिली होगी। क्या वेदू ने उसे सब कुछ बता दिया होगा? यही उन दोनों के दिमाग में चल रहा था। तभी अथर्व ने उन दोनों को देखकर कहा, रुद्रा का तो समझ में आ रहा है, लेकिन वेदू, वो वहाँ क्या कर रही थी? मैंने रुद्रा से पूछा तो उसने कहा कि आप दोनों मुझे ठीक से बता पाएंगे। राम और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे और क्या नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी। सिया ने गहरी सांस भरी और बोली, बैठो, बैठकर बात करते हैं। वह तीनों बैठे। हर रुपए और सिया ने एक एक कर उसे सारी बातें बताने लगी। अथर्व जैसे जैसे सच जान रहा था वैसे वैसे और ज्यादा हैरान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हुआ कैसे और यहाँ चल क्या रहा था। अथर्व ने हैरानी से उन दोनों को देखा और बोला, क्या वेदू की भी शादी हो गई? भाई, क्या आपने अध्याय भैया को बताई ये बात? भाभी को पता है कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है? कैसे मतलब? उन दोनों की अब्सेंस में शादी कैसे हो सकती है?
अथर्व सच में हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में क्या कहे और क्या करे। जब राम ने उसे यह कहा कि अध्याय को नहीं पता, तो यह उसके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसने जल्दी से कहा, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ। मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। ये कहते हुए अथर्व ने अपना फोन निकाल लिया था और अध्याय को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी राम ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। इस वक्त वह एब्रॉड में है। उसे एक से एक सिचुएशन नहीं पता और हम उसे फोन पर नहीं समझा पाएंगे। अगर तुम उसे अभी सब कुछ बता दोगे तो उसे और ज्यादा टेंशन होगी। इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। उसे कब क्या और कैसे बताना है ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। समझे तुम? छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। अथर्व सच में हैरान था और स्पीचलेस था, लेकिन सिया ने उसे समझाकर रोक दिया था। अथर्व के पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी शांत हो गया। इधर शाम को वह चारों शेखावत मेंशन के लिए निकल चुके थे। चारों साथ ही थे और एक ही कार में थे। मान ड्राइव कर रहा था। निर्णय उसके बगल में बैठा था। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू खाने के बाद आइसक्रीम। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, जुकाम लग जाएगी वेदु, क्या हर वक्त आइसक्रीम की रट लगाए रहती है? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, कुछ नहीं होता, आप तो ऐसे ही बोलते हो। रुद्रा उसकी शक्ल देख कुछ कह नहीं पाई। उसे पता था वह जिद कर रही है तो वह वही करेगी जो उसका मन कहेगा। एपिसोड 57। वेदाक्षी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। राम ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। इस वक्त वह एब्रॉड में है। उसे एक से एक सिचुएशन नहीं पता और हम उसे फोन पर नहीं समझा पाएंगे। अगर तुम उसे अभी सब कुछ बता दोगे तो उसे और ज्यादा टेंशन होगी। इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। उसे कब क्या और कैसे बताना है ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। समझे तुम? छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। अथर्व सच में हैरान था और स्पीचलेस था, लेकिन सिया ने उसे समझा कर रोक दिया था। अथर्व के पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह भी शांत हो गया। इधर शाम को वह चारों शेखावत मेंशन के लिए निकल चुके थे। चारों साथ ही थे और एक ही कार में थे। मान ड्राइव कर रहा था। निर्णय उसके बगल में बैठा था। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू खाने के बाद आइसक्रीम। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, जुकाम लग जाएगी वेदु, क्या हर वक्त आइसक्रीम की रट लगाए रहती है? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, कुछ नहीं होता, आप तो ऐसे ही बोलते हो। रुद्रा उसकी शक्ल देख कुछ कह नहीं पाई। उसे पता था वह जिद कर रही है तो वह वही करेगी जो उसका मन कहेगा। थोड़ी ही देर में वह लोग शेखावत मेंशन पहुंच चुके थे। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर डोर बेल बजाई। वह तो यहाँ आकर काफी खुश नजर आ रही थी, जबकि अभी तो वह घर में एंटर भी नहीं हुई थी। रुद्रिका ने उसे जब एक साथ इतनी बार बेल बजाते देखा तो बोली, रुक जा, सब्र कर ले थोड़ा, सामने वाला आएगा इंसान तब दरवाजा खुलेगा ना। एक साथ बेल बजाना शुरू कर दिया है तूने, सच में कब अकल आएगी तुझे? लेकिन वेदाक्षी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसकी बहन जरूरत से ज्यादा समझदार है और उसे भी समझदारी भरी हरकतें करने के लिए समझाती रहती थी। लेकिन वेदाक्षी अपनी बचकानी हरकतों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तभी किसी ने दरवाजा खोला। सामने अथर्व था। वेदु ने उसे देखा और जल्दी से उसके गले से लगकर उसी से लिपट गई। मान हैरान था। अपने सामने लगभग 32-33 साल के आदमी को देखकर उसे अजीब लग रहा था और उससे भी ज्यादा अजीब ये था कि उसकी पत्नी उस आदमी से चिपकी हुई थी। मान का मन तो कर रहा था कि वेदाक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले। भला यह आदमी उसकी पत्नी को कैसे गले लगा सकता था? मान ने मन ही मन कहा, क्या इस लड़की ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है? लेकिन इतनी जल्दी? लेकिन अगले ही पल वह रुका और अपनी ही कई बात पर सोचते हुए बोला, लेकिन अगर इसका बॉयफ्रेंड होता तो इस घर में क्या कर रहा होता? लेकिन आखिर यह है कौन? इतना स्मार्ट बंदा। भाई यह मेरी स्मार्टनेस को टक्कर दे रहा है। कहीं से भी ये किसी भी मामले में मुझसे या निर्णय से कम नहीं लग रहा। निर्णय की नज़र मान पर थी। वह उसकी शक्ल देखकर बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसे उसकी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। निर्णय को तो पता था कि अथर्व कौन था। सुबह ही तो वह उससे मिला था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मान ही ऐसा इंसान था जो अथर्व से नहीं मिला था। अभी वह कुछ कहता उससे पहले ही वेदाक्षी ने चहक कर कहा, चाचू मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट। रुद्रिका ने अपना माथा पीट लिया। इस लड़के के दिमाग से खाने की बातें निकालना लगभग नामुमकिन था।
हर बात में उसे खाना बीच में घुसाना ही होता था, चाहे वह कुछ भी हो। अथर्व ने उसे देखा और उसके सर को सलाहकार बोला, अंदर चलेगी या फिर यही चाहिए सब कुछ? वेदाक्षी ने दांत दिखा दिए। वही मान हैरान था। वेदाक्षी के मुंह से चाचू सुनना सच में उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वह आदमी जो उसके सामने खड़ा था वह उससे यही कोई 2-3 साल बड़ा रहा होगा, और उसकी पत्नी उस आदमी को चाचू कह रही थी, और वह भी सामने वाले आदमी की पर्सनैलिटी मान के सामने कहीं से भी रत्ती भर कम नहीं थी। सच में अथर्व बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। वह चारों अंदर आए। अथर्व भी उनके साथ ही था। उसकी नजरें बस मान पर ही थी। रुद्रिका ने अपना लाइफ पार्टनर को चुन लिया था और वो समझदार भी थी, और अथर्व को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वेदाक्षी, उसके केस में ये बिल्कुल अलग था। इसीलिए अथर्व अब मान को चेकआउट कर रहा था कि क्या वेदू के लिए मान ठीक भी था। वही मान बराबर उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था और उसे अजीब भी लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या थी। सिया ने उन चारों का वेलकम किया और फिर वह सब वही हॉल में बैठकर बातों में लग गए। तभी रुद्रिका ने जिक्र करते हुए कहा, चाचू आप अकेले आए हो? चाची कहाँ है? और नित्या बुआ, वह कहाँ है? अथर्व ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोला, मैं थोड़े दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ। उन दोनों तूफानों का नाम मत ले मेरे सामने। उसकी यह बात सुनते ही वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, चाची को बता दूंगी अगर कुछ भी बोला तो। अथर्व ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, माफ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई मेरी। सिया ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बस करो, चलो डिनर कर लो अब पहले। उसके ये कहते ही वह सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुके थे। वेदाक्षी तो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मान भी ये नोटिस कर रहा था। बात यह नहीं थी कि उस घर में वह खुश नहीं थी। बात ये थी कि अपने घर की और अपने लोगों की बात ही अलग होती है। दूसरा, अथर्व के आने से वह काफी ज्यादा खुश थी। उसे पता था उसके नाज नखरे उठाने वालों में अथर्व भी शामिल था, और वह जो कहती अथर्व उसे जरूर लाकर देता, इसलिए वह काफी कुछ नजर आ रही थी, और उसकी खुशी का राज रुद्रिका भी अच्छे से समझ रही थी। अथर्व ने मान को देखा और सवाल करते हुए बोला, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? मान ने उसे देखा। सब कुछ से उसका क्या मतलब था, इसका मान कुछ कुछ अंदाजा लगा पा रहा था। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, सब काफी अच्छा चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। इतनी देर से अथर्व मान को घूर रहा था, तो मान इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि उसका वह किलर लुक उसके ही लिए था, क्योंकि उसकी प्यारी भतीजी ने उससे शादी की थी। और मान को अथर्व का लुक साफ बता रहा था कि अगर मान ने कोई गड़बड़ की तो अथर्व पक्का उसकी जान ले लेने वाला था। लेकिन मान भी कोई गड़बड़ करने के मूड में नहीं था। उल्टा वह तो वेदाक्षी को ही इस रिश्ते में रहने के लिए मना रहा था। एपिसोड 58। उसे पता था उसके नाज नखरे उठाने वालों में अथर्व भी शामिल था, और वह जो कहती अथर्व उसे जरूर लाकर देता, इसलिए वह काफी कुछ नजर आ रही थी, और उसकी खुशी का राज रुद्रिका भी अच्छे से समझ रही थी। अथर्व ने मान को देखा और सवाल करते हुए बोला, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? मान ने उसे देखा। सब कुछ से उसका क्या मतलब था, इसका मान कुछ कुछ अंदाजा लगा पा रहा था। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, सब काफी अच्छा चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। इतनी देर से अथर्व मान को घूर रहा था, तो मान इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि उसका वह किलर लुक उसके ही लिए था, क्योंकि उसकी प्यारी भतीजी ने उससे शादी की थी। और मान को अथर्व का लुक साफ बता रहा था कि अगर मान ने कोई गड़बड़ की तो अथर्व पक्का उसकी जान ले लेने वाला था। लेकिन मान भी कोई गड़बड़ करने के मूड में नहीं था। उल्टा वह तो वेदाक्षी को ही इस रिश्ते में रहने के लिए मना रहा था। वह सब लोग आराम से खाना खा रहे थे। अथर्व अभी भी लगातार मान को घूर रहा था, मगर मान को इंसान की इतनी तो परख थी कि वह सामने वाले को देखकर यह अंदाजा लगा सके कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा है। और अथर्व को देखकर भी उसे अंदाजा हो चुका था कि अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व की परेशानी उसे गलत भी नहीं लग रही थी, इसलिए वह चुपचाप बस उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए अचानक ही वेदाक्षी को ठसका लगा कि मां ने हड़बड़ाकर अपना पानी का गिलास उठाया और उसके होठों से लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। दूसरे हाथ से वह उसकी पीठ को लगातार सहला रहा था ताकि वह कुछ नॉर्मल हो। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी कुछ नॉर्मल हो गई। उसने गहरी सांस भरी। मां ने पानी का गिलास साइड रखते हुए उसे देखा और बोला, क्या करती हो तुम? आराम से नहीं खा सकती? मैं कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है वेदो। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, खड़ूस मान डांटो मत। मान ने उसे घूरा और बोला, हरकतें सुधारो अपनी, मुझे पता है खाने की शौकीन हो,
लेकिन ऐसे कौन खाता है? तुम्हारी प्लेट में जो खाना है वह तुम्हें खाना है, हम में से कोई भी तुमसे नहीं छीनने वाला। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। वही अथर्व उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, ओफो खड़ूस मान, अब बैठ भी जाओ, खाना खाओ अपना। मान अपनी चेयर पर बैठा और उसे देख फिर से बोला, आराम से खाना। वेदाक्षी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वो सब अपना खाना खाने लगे थे। खाना खा पीकर वह लोग वही हॉल में बैठ गए और यूं ही इधर उधर की बातें करने लगे। तभी वेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा और बोली, दी मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर मान और निर्णय ने एक साथ कहा, क्या? रुद्रिका और वेदाक्षी ने उन दोनों को देखा कि तभी वेदू मुंह बनाकर बोली, क्या का क्या मतलब? देखो जीजू, भले ही आपकी शादी मेरी दीदी से हुई हो, इस वक्त हम हमारे मायके में हैं और मैं मेरी दी के साथ सोऊंगी और आप अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। निर्णय ने हैरानी से कहा, यह क्या बात हुई यार? वह मेरी पत्नी है, भले तुम मायके में हो, मैं उसके रूप में सोने वाला हूँ और वह भी उसके साथ। तभी मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम्हारा दी पुराण यहाँ भी शुरू हो गया ना? मुझे समझ नहीं आता कि रुद्रा से ऐसा क्या ऑब्सेशन है तुम्हें। हनीमून पर गई थी तो वहाँ दी के पास जाना है, दी के पास जाना है, और यहाँ आए हो तो यहाँ भी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, देखो खड़ूस कुमार, तुम्हारे पास तो अच्छा ऑप्शन है ना, आराम से फेल कर बैग पर सोना। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी, इसलिए तुम भी मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी दी के पास सोना है। तभी रुद्रिका ने कहा, बात तो सही है, देखो निर्णय, यह मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे, इसलिए तुम और मान एक रूम शेयर कर लो, मैं और वेदू एक साथ सोने जा रहे हैं। ये बोल वह दोनों उठी और चली गई। मान और निर्णय हैरानी से देखते ही रह गए। निर्णय ने कहा, यन्हा इसके रूल चलेगी से क्या मतलब? उस घर में कौन सा मेरे रूल चलते हैं? वही अथर्व भी उनको देख रहा था, उसके होठों पर तो एक मुस्कान थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी दोनों भतीजियां अपने पतियों को अच्छे से सबक सिखा रही थी। निर्णय ने मान को देखा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, क्या फायदा यहाँ आने का, ये दोनों तो निकल ली यार। मान ने उसे देखा और बोला कि सोचकर चले भी मिटी जाना। तुम्हें लगता है चाची माँ तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगी? बिल्कुल नहीं, वही गेट आउट हो जाओगे। बेहतर है यही सो जाओ, सड़क किनारे रात बिताने से तो बेहतर ही है। निर्णय ने मुंह बना लिया, फिर बोला, मैं बात करके आता हूँ उनसे। ये वेदू की बच्ची तो अपने ही जीजा का पत्ता कट करने में लगी है। ये बोलकर वह उन दोनों के पीछे चला गया। अब वहां पर सिर्फ अथर्व और मान थे, लेकिन तभी अथर्व का फोन बजा और अथर्व अपना फोन लेकर साइड में चला गया। मान ने गहरी सांस भरी, तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और कॉल पिक करते हुए बोला, जी चाची माँ कहिए। गिरिजा जी ने उधर से कहा, तुम लोग वहां हो तो कल आते हुए रास्ते में मंदिर होते आना। तुम्हारी शादी के बाद मौका ही नहीं मिला कि तुम लोगों को साथ में मंदिर ले जाओ। मान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है आप चिंता मत कीजिए और सो जाए, काफी लेट हो गया है। गिरिजा जी ने हामी भरी और मान फोन रखने को हुआ कि तभी गिरिजा जी ने कहा, मानन मैं वह चैन। मान ने उनकी बात काटते हुए कहा, चाची माँ ठीक है, मैंने कहा तो वह चैन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अब वेदू मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो वह भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ मेरा मन हुआ तो मैं वैसी ही एक और बनवा लूँगा, लेकिन मुझे उससे वह फीलिंग नहीं आएगी, इसलिए आप बार बार वही बात दोहराना बंद कीजिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ वेदू को मान के पास भी लेकर जाऊं। गिरिजा जी ने हैरानी से कहा, मान तू सच में? मान ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा, हर बार जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि माँ है वहाँ पर, मुझसे बातें करती हैं, मेरी सुनती हैं, उनका हक बनता है अपनी बहू को देखना, और मैं उसे माँ से जरूर मिलवा कर लाऊंगा। मुझे पता है थोड़ी सी इमेच्योर है वह, लेकिन मुझे इतना भी पता है समझती सब कुछ है, तो आप चिंता मत कीजिए मैं संभाल लूंगा। लेकिन गिरिजा जी अभी नहीं चाहती थी कि मान वेदाक्षी को वहां लेकर जाए, क्योंकि अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था और ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी दिक्कत हो। वैसे भी उन दोनों की शादी तो अनजाने में बिना किसी के जाने हुई थी। उन्होंने गहरी सांस भरी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अभी वहां जाओ। वेदाक्षी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ कह रही हूं तो सोच समझ कर कह रही हूं ना, बाकी मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में। उनकी बात सुनकर मान शांत हो गया, उसने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है मैं अभी नहीं जाऊंगा। गिरिजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर फोन रख दिया।
मान ने गहरी सांस भरकर एक नज़र फोन को देखा। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, मेरी भतीजी को अगर जरा भी तकलीफ हुई तो यकीन मानो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मान अचानक से यह आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने पलट कर देखा तो अथर्व खड़ा था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। एपिसोड 59। आयु और नित्या। गिरिजा जी अभी नहीं चाहती थी कि मान वेदाक्षी को वहां लेकर जाए, क्योंकि अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था, और ऐसे में वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी दिक्कत हो। वैसे भी उन दोनों की शादी तो अनजाने में बिना किसी के जाने हुई थी। उन्होंने गहरी सांस भरी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अभी वहां जाओ। वेदाक्षी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ कह रही हूं तो सोच समझ कर कह रही हूं ना। बाकी मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में। उनकी बात सुनकर मान शांत हो गया। उसने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। गिरिजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर फोन रख दिया। मान ने गहरी सांस भरकर एक नज़र फोन को देखा। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, मेरी भतीजी को अगर जरा भी तकलीफ हुई तो यकीन मानो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मान अचानक से यह आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने पलट कर देखा तो अथर्व खड़ा था। उसके चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। वही मान बेचार पे ये सोच रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वेदाक्षी को कोई नुकसान हो या फिर वह हट हो जाए। मान के चेहरे पर सवाल देखकर अथर्व ने कहा, रुद्रा ने अपनी मर्जी से शादी की, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो समझदार है, अपनी जिंदगी से कैसे जीनी है अच्छे से समझती है। लेकिन वेदू के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कैसे हो क्या हो, लेकिन मैं अपनी भतीजी को जानता हूँ। वह कैसी है ये भी जानता हूँ, इसीलिए उसके बचपने का फायदा उठाने की सोचना भी मत। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, धमकी दे रहे हो मुझे? अथर्व ने उसे शांत भाव से कहा, अब इसे धमकी समझ रहे हो तो धमकी ही सही, वरना मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मैं जो कहता हूँ वह मैं करता हूँ। यह अथर्व का रिकॉर्ड रहा है। मान ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए मेरे रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और वेदाक्षी से जो मेरा रिश्ता जुड़ा है वह उन सारे रिश्तों से ऊपर है जो मेरी जिंदगी में है। मुझे उसका साथ जिंदगी भर के लिए चाहिए। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, नहीं मैं कोई उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और वह मेरी गर्लफ्रेंड है। अथर्व ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेहतर है कि तुम संभल कर रहो, समझ कर करो सब कुछ, अच्छा होगा। वेदाक्षी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए बस यही जरूरी है। उसकी खुशी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे जरा सी भी तकलीफ देने की सोचना भी मत। ये कहकर अथर्व अपने कमरे की तरह बढ़ गया। मान उसे हैरान परेशान सा देखता रह गया। अथर्व के जाने के बाद उसने मन ही मन कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, भागकर शादी की निर्णय और रुद्रा ने की, और यह इंसान मुझ पर रौब जमा रहा है। इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना सुनाया गया। ये कहकर उसने मुंह बना लिया और फिर वह भी रुद्रिका के कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि उसका भाई भी वही था और उसकी पत्नी भी तो वही थी। वह कमरे में गया तो वह तीनों वही बेड पर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। मान ने निर्णय को देखा और बोला, तुम तो रुद्रिका को मनाने आए थे ना, क्या हुआ फिर यहाँ आकर इनकी की टीम में शामिल हो गए? वेदू ने उसे देखा और बोली, खडूसमान तुम भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। बाकी जीजू तो मेरी साइड है, तुम कुछ भी कर लो, और हमने यही डिसाइड किया है कि मैं दी के पास रहूंगी। तुम और जीजू एक कमरे में सोने वाले हो, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहते तो बैठ सकते हो, बाकी सोना तो तुम्हें जीजू के साथ ही है। मान ने निर्णय को घूरते हुए कहा, तुझसे एक काम नहीं होता। निर्णय ने कंधे उचकाए और बोला, मैं क्या करूं? यह मानने कोई तैयार नहीं है, और फिर मेरी एक ही तो साली है, उसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? माँ ने उसे घूरा और बोला, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में आराम से सोने। ये बोल वो वहां से निकलकर दूसरे रूम में आ गया। मान बड़े ध्यान से उस रूम को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आया और बालकनी में चला गया। दिमाग में अथर्व की बातें घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका इस तरह धमकी देने का क्या मतलब था। वो कुछ देर वही बालकनी में खड़ा सब कुछ सोचता रहा और फिर वापस अंदर आकर सो गया। उसे पता था निर्णय आराम से आएगा। अगली सुबह मान जल्दी उठ चुका था, लेकिन निर्णय अभी भी सो रहा था।
वहीं उसे पता था वेदाक्षी का भी यही हाल होगा। वो नहा धोकर तैयार हुआ और फिर बाहर चला आया। हॉल में उसे राम और सिया बैठे मिल गए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। राम उससे कुछ बातें करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद अथर्व भी आ गया और ऐसे ही एक एक करके सब लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सिया ने उन सबको देखा और बोली, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। तुम सब लोग आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद बच्चों को निकलना भी है। राम ने हामी भरी और सिया उठकर किचन की तरफ चली गई। वेदाक्षी तो सिया के पीछे पीछे ही थी। उसे पता था कि नाश्ते में जरूर कुछ टेस्टी सा बना होगा, जो कि उसके वहां होने पर अक्सर होता था। सिया हमेशा कुछ अच्छा बनाती थी, इसीलिए वेदू बस जल्दी से नाश्ता करना चाहती थी। वह सब लोग अभी नाश्ता करने बैठे ही थे, तभी घर के बाहर अचानक से कर रुकने की आवाज आई। किसी ने 2-3 बार जोर जोर से हॉर्न भी बजाया। राम ने अचानक से कहा, ये कौन आया है? कोई आने वाला था क्या? ये कहते हुए उसने अथर्व को देखा और बोला, तुमने अध्याय को कुछ नहीं बताया ना? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, मन तो बहुत था, लेकिन आपके बारे में सोचकर रुक गया। वेदू ने जब अध्याय का जिक्र सुना तो सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखकर बोली, पापा को क्या नहीं बताया? अथर्व ने तुरंत कहा, तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे समझ नहीं आता तुमने शादी कर कैसे ली, वह भी तब जब भैया भाभी थे ही नहीं। उसके सवाल पर मान शांत सा वेदाक्षी को देखने लगा। इससे पहले वो उसे कुछ कहती कि तभी एक लड़की की आवाज आई, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? तुम सच में दिन पर दिन बहुत ज्यादा खड़ूस होते जा रहे हो। अथर्व ने जैसे ही आवाज सुनी जल्दी से उस तरफ देखा। सामने लगभग एक 29-30 साल की लड़की खड़ी थी, चेहरे पर भोलापन, मासूमियत और उसके साथ ही तेज तर्रार तेवर लिए। वह अथर्व को घूर कर देख रही थी और यह कोई और नहीं आयु थी। अथर्व ने उसे देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु ने उसे घूरते हुए कहा, वही जो तुम कर रहे हो। तुम मुझे अकेला छोड़ आए। सीरियसली अथर्व, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी जल्दी से उठी और दौड़ कर गई और आयु से लिपटते हुए बोली, चाची आप आ गई। मैंने तो चाचू से कहा था आपको भी लेकर आना चाहिए था। तभी आयु के बगल में खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, मेरा भाई दिन पर दिन सदू होता जा रहा है, परेशान करने लगा है हमें। मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर यहाँ आ गया। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वह यहाँ आ रहा है। अथर्व ने दोनों को देखा और बोला, मुझे कुछ शांति चाहिए थी, और तुम दोनों के होते हुए मुझे शांति कैसे नसीब हो सकती है? इसीलिए मैं यहाँ आया था। और तुम दोनों अकेले नहीं थी, एक दूसरे के लिए तुम दोनों बहुत अच्छी कंपनी हो, ये मैं भी जानता हूँ। एपिसोड 60 अबला नारी या अबला मर्द। अथर्व ने उसे देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु ने उसे घूरते हुए कहा, वही जो तुम कर रहे हो। तुम मुझे अकेला छोड़ आए। सीरियसली अथर्व, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी जल्दी से उठी और दौड़ कर गई और आयु से लिपटते हुए बोली, चाची आप आ गई। मैंने तो चाचू से कहा था आपको भी लेकर आना चाहिए था। तभी आयु के बगल में खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, मेरा भाई दिन पर दिन सदू होता जा रहा है, परेशान करने लगा है हमें। मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर यहाँ आ गया। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वह यहाँ आ रहा है। अथर्व ने दोनों को देखा और बोला, मुझे कुछ शांति चाहिए थी, और तुम दोनों के होते हुए मुझे शांति कैसे नसीब हो सकती है? इसीलिए मैं यहाँ आया था। और तुम दोनों अकेले नहीं थी, एक दूसरे के लिए तुम दोनों बहुत अच्छी कंपनी हो, ये मैं भी जानता हूँ। कंपनी गई भाड़ में। मुझे भी पता है मेरी और नित्या की अच्छी बनती है, और तुम इससे जलते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम हम दोनों अकेले छोड़कर वहाँ से यहाँ आ जाओ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आए? 2 अबला नारियों को अकेले वहाँ छोड़ आए तुम। आयु ने उसे देखते हुए मुंह बनाकर कहा। मान, निर्णय बड़े इंटरेस्ट के साथ यह सारा नजारा देख रहे थे। मान हैरान था, कल जो आदमी उसे धमकी दे रहा था आज वह इतना शांत था, आखिर कैसे? तभी राम ने बीच बचाव करते हुए कहा, आयु गुस्सा नहीं करते बच्चा, वह पहले आ गया, उसका केस खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, तुम आ गई ना अब तो तुम्हें यहीं रहना है, और इस बार इसे अकेला मत छोड़ना। उसकी आखिर की बात सुनते ही अथर्व ने राम को घूरा और बोला, उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है भैया। कौन से एंगल से ये लड़की आपको अबला नारी लगती है? इस लड़की के सामने मैं अबला मर्द लगता हूँ? भूला नहीं हूँ मैं शादी कैसे की है इसने मुझसे। तभी निया ने बीच में कहा, हाँ तो वह तो आपकी गलती थी, आपको ही प्रैंक करना था। आपको पता है ना, भाभी को जब गुस्सा आता है तो वह फिर किसी की नहीं सुनती। अथर्व ने मन ही मन कहा, मेरी तो वैसे भी नहीं सुनती।
समझ नहीं आता क्या सोचकर मैंने इस लड़की से प्यार कर लिया था। तभी आयु ने कहा, प्यार सोच समझकर नहीं होता, समझे तुम। सब लोग हैरानी से आयु को देखने लगे। भला बीच में प्यार कहाँ से आ गया था। वही अथर्व ने मुंह बनाया और बोला, अब क्या तुम माइंड रीड भी करने लगी हो। आयु ने उसे देखा और बोली, 27 साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते रहते। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ सकते हैं वह मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम। तो फालतू की बातें सोचने की जरूरत भी नहीं है। निर्णय ने सामने का नजारा देखते हुए धीरे से मान के कान में कहा, अब समझ रहे हैं हमारी बीवियों में ये स्पिरिट कहाँ से आई है। अरे उनकी तो चाची और बुआ भी ऐसी है, तो भला हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह दोनों अलग होगी। मान ने उसे देखा और फिर धीरे से जवाब देते हुए बोला, शुक्र मान रुद्रा में कम से कम बचपना तो नहीं है। तुझे कम से कम उसका चाइल्ड बिहेवियर तो नहीं झेलना पड़ रहा। ये सब कुछ तो वेदू का काम है, वह पूरी की पूरी बच्ची है। सिया ने उन सब को देखा और बोली, बस करो, बहुत हुआ तुम लोगों का लड़ना झगड़ना। चुपचाप से सब लोग चलकर नाश्ता करो। ये कहकर उसने आयु और नित्य को देखा, फिर बोली, और तुम दोनों जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ऑन एशिया को देखा और वह मासूमियत से बोली, आप अपने देवर की साइड ले रहे हो, ये सही बात नहीं है भाभी। सिया ने उसे देखा और बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, वैसे भी तुम दोनों के मामलों से मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। दोनों के दोनों मुझे बीच में लेकर मुझे फंसा दोगे, इससे अच्छा है तुमसे दूरी रह जाए। चुपचाप से तुम और नित्य जाकर चेंज करके आओ और जाकर नाश्ता करो। आयु ने मुंह बना लिया और चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे नित्य भी चली गई। थोड़ी देर बाद नित्य और आयु चेंज करके आ चुकी थी। रुद्रिका ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन माँ और निर्णय से करवाया। नित्या ने उन दोनों को देखा और बोली, वैसे मेरे दामाद तो काफी हैंडसम लग रहे हैं, तुम दोनों की चॉइस काफी अच्छी है। ये कहते हुए उसने अपना रुख वेदू और रुद्रिका की तरफ कर लिया था। तभी रुद्रिका ने नित्या के मजे लेने के लिए कहा, वैसे बुआ, आप कब शादी कर रही हो, कब तक कुंवारी रहने का विचार है। आप तो मुझसे और वेदू से बड़ी हो, तो फिर शादी क्यों नहीं की आपने अब तक। अथर्व ने रुद्रिका को देखा और बोला, इसे हम घर वाले झेल लेते हैं, वह काफी है। तुम्हें लगता है कोई और इसे झेल पाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसके पीछे जाएगी उसे पागल करके छोड़ देगी ये लड़की। नित्या ने उसे घूरा और बोली, भाई मैं सच बता रही हूँ, आपकी पापा से पिटाई करवा दूंगी। अथर्व ने मुंह बनाया और बोला, बचपन से आज तक यही तो करती आई है, एक यही तो काम है जिसमें तू एक्सपर्ट है, और तो कुछ तुझसे होता नहीं है। उसके ये कहते हैं नित्या उसे घूरने लगी। सिया ने उन दोनों को देखा और बोली, अब लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना, क्योंकि देखो तुम्हारे माँ बाप यहाँ है नहीं, और हमसे तुम्हारा झगड़ा सुलझना नहीं है, इसीलिए शांति से नाश्ता करो और फिर अपने अपने काम पर जाओ। वैसे भी रुद्रा और वेदू को भी वापस निकलना है। तभी आयु ने कहा, क्यों, तुम दोनों रुक जाओ ना। तभी वेदू बोली, चाची माँ ने कहा कि पहले वापस आ जाना, बाद में अगर रुकना हो तो हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें आज जाना पड़ेगा ना। मान की नजरें उसी पर रुक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी समझदारी से जवाब देगी। सब ने नाश्ता किया और उसके बाद रुद्रा और वेदू मान और निर्णय के साथ अपने घर के लिए निकल गई। यूं तो मान ने सोचा था कि जाते हुए अपनी माँ के मेमोरियल पर जाएगा। वेदाक्षी को भी उसका वहां ले जाने का प्लान था, लेकिन गिरिजा जी ने जब उसे मना कर दिया था तो उसने एक बार के लिए यह प्लान ड्रॉप कर दिया था। फिर उसने ये भी सोचा कि जब वह दोनों ठीक से इस रिश्ते को अपना लेंगे तब वह वेदू को वहां लेकर जाएगा। यही सोचकर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। वह सब जल्दी ही घर पहुंचे और मान, निर्णय और रुद्रा तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर पर रह गई वेदाक्षी जो अपने कमरे में जा चुकी थी।